हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस टर्म 2 में चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने पहले टर्म 2 के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डन किया है। और अब हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और ये चैप्टर हम लोग आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाकर डन करेंगे। और साथ में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी डन करेंगे। तो कोशिश होगी कि हर दिन आपके 2 सेशन यहाँ पर डन किए जाए, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का और सेकंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तो ये आपके पास फर्स्ट यहाँ पर स्लाइड आ रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आखिरकार होता क्या है, क्या मतलब है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस which new organisms offspring are produced from their parent or parents who is biological similar to its parent or parents। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जो लिविंग बींग्स में होती है, जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स जिनको आप ऑफस्प्रिंग बोलते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके पेरेंट या पेरेंट्स से। पेरेंट का मतलब है सिंगल पेरेंट्स जो असेक्सुअल में होता है, और पेरेंट्स मतलब जब दो सेक्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे या नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो बायोलॉजिकली यानी कि फिजिकली वो अपने पेरेंट या पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंपल अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की प्रोसेस को कॉल्ड रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। देखिए, आपको लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा है। लाइफ प्रोसेस में आपने देखा था कि न्यूट्रिशन जरूरी है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, इवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पैदा ना भी करें फिर भी हम लोग मरने नहीं वाले। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, तो उसका आंसर है we notice organisms because they reproduce। हम लोग अगर organisms को नोटिस कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। if there were to be only one non reproducing member of a particular kind, मान लो कोई पर्टिकुलर काइंड है और उसका एक ही मेंबर है और वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब सपोज करो ए है, ये कोई पर्टिकुलर काइंड का, और इसका कोई काइंड का एक मेंबर है स्मॉल ए, और ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। तो कुछ साल के बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो यानी कि इसका जो कंप्लीटली टाइप ऑफ काइंड है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और हम लोग अगर इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसको नोटिस ना कर पाए, क्योंकि उनके सामने होगा ही नहीं। Thus, reproduction is linked with stability of organism of a species। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स की स्टेबिलिटी अगर है तो वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं तभी वो स्पीसीज कंटिन्यू होगी। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर एक टाइम पे आके उस पर्टिकुलर स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म मरेंगे, क्योंकि डेथ तो होनी होनी है। और फिर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट। इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जो ट्रेड्स कैरेक्टर्स मूव करते हैं, बायोलॉजी में उस टर्म को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यही पूछा गया है कि जो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली में हमारे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होती है। तो उसका आंसर क्या है, chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules। हमारे बॉडी में सेल है, सपोज कर लो ये एक सेल है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये आप लोगों को पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं।
उन क्रोमोसोम्स के पास इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कैसे जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, और वो किसकी फॉर्म में है क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए की फॉर्म में होते हैं। आप कह सकते हो सेल एक बड़ी यूनिट, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और आप फर्दर पढ़ोगे डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जीन, जो कि लास्ट मतलब पार्ट है जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. तो प्रोटीन बनाने का जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो डीएनए है। प्रोटीन से हमारे बॉडी के सेल बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, और डीएनए कहाँ पे है, वो क्रोमोसोम के अंदर है। क्रोमोसोम कहाँ पे है, वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस कहाँ पे है, वो बॉडी के सेल में है। If the information is changed, अगर information बदल गई, different proteins will be made, different protein बनेंगे, different protein will eventually lead to altered body design। और अगर प्रोटीन बदल गए तो इसका मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है। तो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो मतलब जो बॉडी डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। हमारे बॉडी और जो बाकी एनिमल्स बॉडी में डिफरेंस किस चीज का है, बॉडी डिजाइन कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। तो डीएनए अगर डिफरेंट है तो बॉडी डिजाइन भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हर एनिमल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसकी वजह डीएनए है। और अगर कुछ सिमिलैरिटीज हमें शो होती है तो उसकी वजह भी ये है कि डीएनए का कुछ पार्ट सिमिलर चला जाता है एनिमल्स के बीच में। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बॉडी के सेल में होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क इन रिप्रोडक्शन। व्हाई? डीएनए की कॉपी हो रही है तो एक कॉपी ओरिजिनल सेल में रह जाए और एक कॉपी आगे चली जाए, ऐसा वर्क नहीं होता, ऐसा सक्सेसफुली नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन में। उसकी वजह हमसे पूछी गई है व्हाई, ऐसा क्यों है आखिर, व्हाई? तो इसका आंसर क्या है, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process। देखिए डीएनए की कॉपी का मतलब क्या है कि आप लोग एक तरह से सेल की ही कॉपी कर रहे हो। तो सेल लिविंग है, लिविंग होने के लिए उसको कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सो सारी चीजें। लेकिन अगर अकेले डीएनए कॉपी की बात करेंगे तो उसके पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है जो उनके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रख सके। तो इसीलिए डीएनए कॉपीज अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपैरेटस। तो अब उस सेल को अगर सरवाइव करना है तो डीएनए कॉपी के साथ साथ एक एडिशनल सेलुलर अपैरेटस का क्रिएट होना भी जरूरी है। आप ये कह सकते हो कि डीएनए कॉपी ये है तो ये सेलुलर अपैरेटस है। ये सेलुलर अपैरेटस क्या चीज है, ये इस डीएनए को लिविंग रखता है, इसकी जिंदा रहने में ये सारा प्रोसेस इसके पास मौजूद होता है। उसे सेलुलर अपैरेटस भी बोल सकते हो या ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ डीएनए की कॉपी नहीं होती, सेलुलर स्ट्रक्चर की भी कॉपी होती है। और जब ये कॉपी हो जाती है उसके बाद डीएनए की कॉपी सेपरेट हो जाएगी विद इट्स ओन सेलुलर अपैरेटस, यानी कि उसके पास वो सिस्टम आ जाएगा जिससे वो अपना लाइफ प्रोसेस मेंटेन कर सकता है। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू न्यू टू सेल्स। तो इस तरीके से एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देता है, और दोनों को हम लोग डॉटर सेल बोल सकते हो, या फिर अगर आप वेल समझने की बात करें, इसने अपनी फोटो कॉपी बना दी लाइक दिस, तो ये ओरिजिनल हो गया और ये इसकी कॉपी वाली चीज हो गई। वैसे अदरवाइज हम लोग इसको डॉटर सेल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सिंपली डीएनए की कॉपी करेगा होगी तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सरवाइव नहीं रह सकता। तो इसीलिए उसको अपने साथ एक एडिशनल सेलुलर अपैरेटस जरूरी है सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे आप लाइन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सो इट इज
impossible for DNA copy to सर्वाइव। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा, तो इसीलिए उसको अपने साथ एक सेलुलर अपैरेटस की भी कॉपी करनी होती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई न्यू फॉर्म टू सेल्स आर सिमिलर नॉट एब्सोल्यूट आइडेंटिकल। देखिए, अब हमने बात की कि डीएनए की कॉपी होगी तो एक और मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल का। ये कहते हैं आपस में दिखने में सिमिलर तो होते हैं लेकिन बिल्कुल हूबहू जुड़वा नहीं होते। जैसे फिल्मों में देखते हो ना आप कि बिल्कुल शक्ल मिल गई डिट्टो, कहता वो ऐसा कॉपी क्यों नहीं हो रहा। सपोज करो यहाँ पे 100% स्ट्रक्चर का 98% कॉपी हो गया, ऐसी एस्टिमेट लगा लो, मतलब 2% जो है वो चेंजेस हो गया या वेरिएशन आ गया, तो वो कहता वो बिल्कुल 100% कॉपी क्यों नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं क्या वजह है उसकी। No biochemical reaction is absolutely reliable which is responsible for copying the cell. सेल को कॉपी होने के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए? बायोकेमिकल रिएक्शन होना चाहिए। बायोकेमिकल का मतलब क्या है? जो लिविंग बींग्स में हो रही है और जो केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट से रिएक्शन होती है। लेकिन कोई भी रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं है, मतलब प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होगा कि बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी कर लिया उस सेल की कॉपी करते हुए। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. तो हर बार जब भी कॉपी होएगी डीएनए की कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बात की 2% हो गया, हो सकता है 1% हो जाए, हो सकता है 0.5% हो जाए, हो सकता है 3% हो जाए। तो मतलब वेरिएशन आएगा ही आएगा क्योंकि जिस प्रोसेस से कॉपी हो रहा है वो सिस्टम एक्यूरेट या रिलायबल नहीं है। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। डीएनए की जो कॉपी जनरेट हुई है वो सिमिलर तो होती है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल सेम टू सेम हो ओरिजिनल के, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब ये सिर्फ मूवीज में पॉसिबल है, रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? डीएनए की कॉपी लगातार होती रह रही है एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तो ये कहते हैं ये होती रहने जरूरी है। व्हाई? इसकी क्या वजह है? Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. किसी भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन एक फिक्स जगह, जिसको मतलब वो रह सकते हैं, जिसको अपन निच बोलते हैं, इसको अगर आप हिंदी या पंजाबी में बात करो तो आवास बोल देते हैं, या जहाँ पे मतलब हम लोग रहते हैं। और हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जो हमारे लिए यू कैन से बट क्या बोलते हैं उसको, अनुकूल होता है, हमारे लिए फेवरेबल होता है, तो उस स्पेसिस को नीचेस बोलते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो ऐसी जगह को भरती है जहां पे वो रह सके, सरवाइव कर सके, उनको नीचेस बोलते हैं। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और वो वहां पर रहकर अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं जो कि उस सेम इन्वायरमेंट, सेम जगह पर सरवाइव कर सके। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use that particular niche. अब देखिए, एक पर्टिकुलर निच को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बॉडी डिजाइन भी उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और जो बॉडी डिजाइन का फीचर है, जो उसका मेंटेनेंस है, वो कहाँ से आएगा? वो डीएनए की कॉपी के थ्रू ही आएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डीएनए कॉपी जब होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन सोर्स है कि प्रोटीन कैसे बनेंगे। तो उस वजह से जब प्रोटीन बन गया तो बॉडी डिजाइन होगा, और बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर निच हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। फंडामेंटल है, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह को यूज करना चाहते हो तो आपका बॉडी डिजाइन प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन डीएनए कॉपी करते हुए
जाती है। तो इसका मतलब क्या है, डीएनए की अगर कॉपी हो रही है तभी वो हमें पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन मिलेगा, और उसके मेंटेनेंस के लिए डीएनए का कॉपी रहना होते रहना जरूरी है। तो आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं जो अपन स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखी थी कि डीएनए कॉपी का मतलब इनडायरेक्टली वे से क्या हो गया, मींस स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है वो डीएनए कॉपी की वजह से रहती है। तो ये भी आपका इसमें ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट व्हाई। कहते हैं कि अपन ने पढ़ा अभी कि डीएनए की कॉपी करते हुए कुछ वेरिएशन आएगा। सपोज कर लो 99% तो एग्जैक्टली हो गया, 1% का आ गया अपने पास वेरिएशन। तो ये कहते हैं ये वेरिएशन जो आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कैसे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जहां पे हम लोग रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रहने की जगह, वहां पे चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि जो रीजंस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और वो क्या क्या चेंजेस है, जैसे टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ज्यादा हाई या ज्यादा लो हो सकता है। सपोज करो अभी आप जहाँ पे रहते हो वहां पे जो टेम्परेचर का रेंज है वो 4 से लेकर 40 तक का है, 4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का। अगर 1-2 सेल्सियस का चेंज आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोज करो ये 40 से 70 डिग्री हो गया, इतना ज्यादा हाई चला गया, और ये 4 से -4 चला गया, तो सरवाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई या ज्यादा लो हो सकता है। वाटर लेवल्स कैन वेरी। अगर वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है या पानी की कमी है तो वहां पे भी हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। और देयर कुड बी मेटेरोइड हिट्स, हो सकता है जो स्पेस है वहां से कोई चीज हमारी अर्थ की सरफेस से टकरा जाए, तो इससे क्या होगा, इससे सारी जो हमारा नीचेज है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। if population of reproducing organisms were suited to a particular niche। अब हमने बात की कि अगर कोई रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर निच, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सुटेबल था, एंड इफ द निच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, और निच में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गई, ड्रास्टिकली मतलब बहुत बड़े लेवल पे। हम लोग स्मॉल सी बात नहीं करेंगे कि 40 से 41 हो गया, 42 हो गया। ड्रास्टिकली अल्टर्ड का मतलब है 40 से 65-70 हो गया, लाइक दैट द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। हो सकता है इतने ज्यादा चेंजेस के होने की वजह से पूरे की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट, सफाया हो जाए, कुछ भी बाकी ना बचे। However, लेकिन if some variations were to present in a few individuals in this population, लेकिन अगर इस पॉपुलेशन, सपोज कर लो इस पॉपुलेशन में 100 ऑर्गेनिजम्स हैं और 95 में तो ठीक चल रहा है और 5 में कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशंस है, कुछ सम वेरिएशंस प्रेजेंट है अलग सी, देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सरवाइव। तो उन अलग सी वेरिएशन होने की वजह से हो सकता है कि वो सरवाइव कर जाए, और अगर वो सरवाइव कर गए तो फिर ऑटोमेटिकली 95 तो वाइप आउट हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन नहीं थी या उस लेवल की नहीं थी जो उनको बचा पाए। लेकिन ये 5 जो थे वो चेंजेस को टॉलरेट कर गए, सह गए, तो फिर क्या होगा, ये 5 ऑर्गेनिज्म आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करते हुए अपनी स्पीसीज को स्टेबल रखेंगे। तो मतलब क्या चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज में भी, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज में भी वेरिएशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से वो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारी कंडीशंस हैं, जहाँ लिविंग कंडीशन अगर वो ड्रास्टिकली चेंज होती हैं तो जिनके अंदर वेरिएशंस होती हैं जो उन चेंजेस को टॉलरेट कर सकें वो सरवाइव करते हैं, और इस तरीके से स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, गिव एन एग्जांपल। अब वेरिएशन हमने देख लिया कि यूजफुल है, लेकिन अब हमसे इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल के थ्रू पूछा गया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि वेरिएशन जरूरी क्यों है, तो आप एग्जांपल पूछे ना पूछे जरूर देखें, इससे आपका जो आंसर है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गिटी आती है। देखिए, सपोज देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर। सपोज कर लो कहता है कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है, मान लो 500 बैक्टीरिया रह रहे हैं एक नॉर्मल वाटर टेम्परेचर के अंदर, एंड इफ, और नॉर्मल वाटर टेम्परेचर सपोज कर लो, वैसे अपनी तरफ से ले रहा हूँ 18 डिग्री सेल्सियस है, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, और सपोज कर लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सपोज करो 18 से इट राइजेस टू 33 डिग्री सेल्सियस, ये 33 तक राइज कर गया, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, सपोज कर लो 465 बैक्टीरिया जो हो गए वो मर गए, बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, लेकिन 35 बैक्टीरिया ऐसे बच जाएंगे जिनके अंदर वेरिएशन थी। किस टाइप का वेरिएशन था कि जो हीट में चेंज हुआ, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो उसको रेजिस्ट कर सकते थे, वो उसको सह सकते थे, तो वो सरवाइव कर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी, और वो फर्दर ग्रोथ करेंगे, मतलब ये 35 आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में जाएंगे और ऑर्गेनिजम्स की जो गिनती है वो इंक्रीज करते रहेंगे। 10 वेरिएशन जो है वो यूजफुल है ताकि सर्वाइवल हो जाए स्पीसीज का लंबे समय तक, या उस टाइम तक जो सर्वाइवल है वो हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि अगर ये वेरिएशन ना होती तो 500 के 500 बैक्टीरिया मर जाते और बैक्टीरिया की स्पीसीज ही वो खत्म हो जाती, लेकिन वो खत्म नहीं हुए क्योंकि वेरिएशन होने की वजह से वो सरवाइव कर गए, और सरवाइव कर गए तो वो आगे रिप्रोडक्शन करते हुए अपनी स्पीसीज को जिंदा रखेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका थैंक यू आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये 7 क्वेश्चंस की पीपीटी अच्छे से देखी समझी और इनको जरूर रिवाइज करें। बायो है तो इसलिए काइंडली आंसर्स में ऐसे ही वर्ड्स यूज करें जैसे कि आप लोग को देखे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक या इंटरनेट से करें, क्योंकि आपके वर्ड्स का जो अगर आप सिंपल वर्ड चूज करते हो या अपनी तरफ से चूज करते हो तो हो सकता है कि आपकी मार्किंग जो है वहां पर कट हो जाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तैयारी ऐसे ही करते रहें जैसे कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।